नमस्कार, आप देख रहे जनादेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। इसरो के मिशन चंद्रयान 3 को बड़ी कामयाबी, डिबूस्टिंग का पहला चरण सफल। भारत ने तैयार की ऐसी मिसाइल, सुनते ही कांप उठेगी दुश्मन। घाटी को दहलाने की साजिश नाकाम, माछिल सेक्टर में सेना को मिले हथियार, गोला बारूद। हमारे मछुआरों पर श्रीलंका की ओर से हमले का मतलब, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। आज 300 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी गदर 2, टोटल कलेक्शन 284 करोड़ हुआ। ओपनिंग वीक पर सेकंड बेस्ट फिल्म OMG 2 की रफ्तार थमी। अब खबरें विस्तार से। स्पेस साइंस की दुनिया में भारत ने एक और बड़ा इतिहास रच दिया है। इसरो के मुताबिक मिशन चंद्रयान 3 के डिबूस्टिंग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है और अब चंद्रयान 3 चांद के निचली कक्षा में प्रवेश कर चुका है। भारत का चंद्रयान 3 स्पेस में कमाल पर कमाल कर रहा है। चांद पर लैंडिंग से पहले चंद्रयान 3 ने स्पेस से एक वीडियो भेजी है। वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि चंद्रयान 3 चांद के सतह के काफी नजदीक पहुंच चुका है। इसरो के मुताबिक चांद ने अपने लक्ष्य की दिशा में एक और पड़ाव पार कर लिया है। आपको बता दें कि यान के डिबूस्टिंग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। चंद्रयान 3 द्वारा साझा किए गए वीडियो को इसरो ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें चंद्रयान 3 को चांद के काफी करीब से देखा जा सकता है। चंद्रयान 3 भारत के लिए एक महत्वाकांक्षी मिशन है। अब पूरे देश को 23 अगस्त का इंतजार है, जब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्पेसक्राफ्ट की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। तय समय के अनुसार 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रयान 3 चांद के दक्षिण ध्रुव पर कदम रखेगा। इसरो ने कहा है कि डिबूस्टिंग का पहला चरण सफल हो चुका है। इसके साथ ही चंद्रयान 3 चांद की निचली कक्षा में प्रवेश कर गया है। इसरो ने गुरुवार को बताया था कि चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल सफलतापूर्वक अलग हो गए हैं। इसके बाद चंद्रयान तेजी से चांद की ओर बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 मिशन को करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। इसरो के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव तक जाने में चंद्रयान 3 को करीब 41 दिन लगेंगे। चांद के दक्षिण ध्रुव को लेकर वैज्ञानिकों में हमेशा से जिज्ञासा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के इस इलाके में पानी मिलने की संभावना है। अगर भारत का चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहता है तो अमेरिका, चीन और सोवियत संघ के बाद भारत इस तकनीक में महारत हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अस्त्र MK2 एक ऐसी मिसाइल है जो हवा से हवा में मारती है। ये स्वदेशी मिसाइल है। इस मिसाइल के माध्यम से भारतीय वायुसेना के विमान दुश्मन के विमानों को हवा में 160 किलोमीटर की दूरी से मार गिराएंगे। भारतीय वैज्ञानिकों और रक्षा विशेषज्ञों ने वैसे तो तमाम प्रकार के मिसाइल सिस्टम विकसित किए हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बीच एक ऐसी मिसाइल तैयार हो गई है जिसका नाम सुनते ही दुश्मन कांप उठेगा। असल में इस मिसाइल का नाम है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र MK2 है, जो हवा से हवा में मारती है और यह स्वदेशी मिसाइल है। इस मिसाइल के माध्यम से भारतीय वायुसेना के विमान दुश्मन के विमान को हवा में 160 किलोमीटर से दूर ही मार गिराएगा। इस मिसाइल की तैयारी लंबे समय से चल रही थी और अब जानकारी के मुताबिक यह तैयार हो चुकी है। हालांकि अभी यह ट्रायल फेज में है। इस मिसाइल की विशेषता सुनकर न सिर्फ आप हैरान रह जाएंगे, बल्कि इसके बारे में जानकर दुश्मन भी कांप उठेगा। जानकारी के मुताबिक अस्त्र MK2 मिसाइल का भार 154 किलोग्राम है, वही इसकी लंबाई 12.6 फीट है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव या प्री फ्रैगमेंटेड HMX हथियार लगा सकते हैं।
इतना ही नहीं, इस मिसाइल की एक और सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह अपने साथ 15 किलोग्राम का हथियार ले जा सकती है। इस मिसाइल में ड्यूल थ्रस्ट पल्स रॉकेट मोटर लगा है जो इसे ज्यादा तेज स्पीड देता है। इसकी आक्रमण गति भी बहुत तेज मानी जाती है। यह मिसाइल 4.5 मैके की गति से हमला कर सकती है, मतलब एक सेकेंड में 1.54 किलोमीटर की इस मिसाइल की स्पीड है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल को सुखोई और तेजस जैसे हल्के लड़ाऊ विमानों से भी लॉन्च किया जा सकेगा। इससे इन विमानों की मारक क्षमता में और इजाफा हो जाएगा। अस्त्र मार्क 2 की एक विशेषता यह भी है कि ये पीछा करके टारगेट को मारती है, यानी दुश्मन का विमान एक बार टारगेट पर लॉक हुआ तो यह पीछे से दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। जबरदस्त बात यह है कि इसे टारगेट की ओर छोड़ने के बाद बीच हवा में इसकी दिशा को बदला जा सकता है, क्योंकि यह फाइबर ऑप्टिक गायरो बेस्ड इनफिशियल नेविगेशन सिस्टम पर चलती है। कश्मीर घाटी में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना की ओर से बताया गया है कि उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। भारतीय सेना ने उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। सेना ने अपने एक ट्वीट में यह जानकारी दी है कि हमारी एक टीम ने राज्य के पुलिस फोर्स यानी जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ के ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मिली इस कामयाबी के बाद बीएसएफ के एक अधिकारी ने कहा, बीएसएफ के खास इनपुट पर 18 अगस्त 2023 को नियंत्रण रेखा सेक्टर कुपवाड़ा कश्मीर के पास बीएसएफ और भारतीय सेना के जवानों द्वारा एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था, जिसके दौरान युद्ध में इस्तेमाल होने वाले ये हथियार बरामद किए गए थे। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम का माछिल सेक्टर में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन लगातार जारी है। यहाँ से धारा 370 और 35A के हटने के बाद आतंकवादियों की कमर टूट चुकी है। टारगेट किलिंग की कुछ घटनाओं को छोड़कर कश्मीर में आतंकी वारदातों में कमी आई है। वहीं अगर कुपवाड़ा की बात करें तो लॉक पर मौजूद भारतीय सुरक्षा बलों ने अपनी मुद्देस्ती से आतंकियों के घुसपैठों की लगभग हर कोशिश को नाकाम कर दिया है। ऑपरेशन क्लीन हो या कोई भी अन्य मुहिम, आतंकवादियों का राज्य में तेजी से सफाया हो रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए तीखा हमला बोला है। आइए चर्चा करते हैं इस बात पर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र की मोदी सरकार के कामकाज और सरकारी दावों पर सवाल उठाते हुए तीखा हमला बोला है। स्टालिन ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस शासनकाल में मछुआरों पर श्रीलंका की ओर से हमले जारी है तो इसका सीधा मतलब है कि उनके नेतृत्व वाली सरकार कमजोर है। अपने आरोपों को दोहराते हुए स्टालिन ने कहा कि कच्चातीवू द्वीप को श्रीलंका से वापस लेना ही राज्य के मछुआरे के मुद्दे का समाधान है। रामनाथपुरम के मछुआरों के एक सम्मेलन में स्टालिन ने ये भी कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा के शासनकाल के दौरान मछुआरों पर श्रीलंका की ओर से हमले बढ़ रहे हैं। राज्य के दिवंगत मुख्यमंत्री करुणानिधि ने काफी पहले एक रिपोर्ट पेश की थी कि कच्चातीवू द्वीप भारत का है, इसलिए इस द्वीप पर भारत को अपना नियंत्रण कर लेना चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन की अध्यक्षता में आयोजित मछुआरा कल्याण सम्मेलन में श्रीलंकाई नौसेना की ओर से भारतीय मछुआरों पर हमले और उनके उत्पीड़न की जमकर निंदा भी की गई। कुछ दिन पहले विपक्ष पीएम मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला था। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद भारत के 3 टुकड़े कर दिए। पीएम ने अपने संबोधन में कच्चातीवू द्वीप का भी नाम लिया। पीएम मोदी ने तब कांग्रेस से सवाल पूछा कि जब आप भारत माता के टुकड़ों की बात करते हैं तो कच्चातीवू द्वीप का नाम क्यों भूल जाते हैं।
कच्चातीवू भारत के दक्षिण छोर और श्रीलंका के बीच यहाँ छोटा सा द्वीप है। यह द्वीप मेंतु द्वीप, श्रीलंका और रामेश्वरम के बीच स्थित है। पारंपरिक रूप से श्रीलंका के तमिल और तमिलनाडु के मछुआरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा है। पारंपरिक रूप से श्रीलंका के तमिल और तमिलनाडु के मछुआरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा है। 1974 तक कच्चातीवू भारत का हिस्सा था। श्रीलंका की सरकार इस आइलैंड पर अपना दावा करती है। ऐसे में 1974 में भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच में समझौता होने के बाद भारत सरकार ने कच्चातीवू आइलैंड का स्वामित्व श्रीलंका को सौंप दिया। 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंका की राष्ट्रपति श्री मावो भंडारनायके के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए और इस तरह से कच्चातीवू द्वीप श्रीलंका का हो गया। गदर 2 ने गुरुवार को 23.28 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। फिल्म की टोटल कमाई 284.63 करोड़ रुपए हो गई है। आइए जानते हैं इस कलेक्शन के बारे में। पहले हफ्ते में सबसे ज्यादा कलेक्शन के मामले में गदर 2 दूसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन गई है। 378 करोड़ रुपए की फर्स्ट वीक कलेक्शन के साथ शाहरुख खान की फिल्म पठान पहले नंबर पर है। बात OMG 2 की करें तो इसने गुरुवार को 5.58 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। फिल्म की टोटल कमाई की बात करें तो 85.5 करोड़ की कमाई हुई। पहले की तुलना में इसकी कमाई की रफ्तार स्लो हो गई है। 2001 में रिलीज हुई गदर एक प्रेम कथा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। अब 22 साल बाद रिलीज हुई गदर 2 भी उतनी ही बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई है। खास बात यह है कि सिर्फ 7 दिनों के अंदर फिल्म ने यह तमगा हासिल किया है। पहले हफ्ते में ही इसने KGF 2, बाहुबली 2 दोनों के हिंदी वर्जन और वॉर जैसी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा है। KGF 2 के हिंदी वर्जन ने पहले हफ्ते में 268.63 करोड़ की कमाई की थी। वही बाहुबली 2 ने 247 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। ये दोनों फिल्में मोस्ट एवेटेड थी, जबकि गदर 2 का रिलीज से पहले कोई खास क्रेज नहीं था। हालांकि जब टिकटों की बुकिंग शुरू हुई तब समझ में आने लगा कि फिल्म बहुत ही बड़ी हिट होने जा रही है। बिना किसी छुट्टी या त्योहार के भी गदर 2 शानदार कमाई कर रही है। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से सनी देओल और फिल्म ट्रेंडिंग में है। लोग डायरेक्टर अनिल शर्मा से स्क्रीन की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। लोग शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें गदर 2 देखना है लेकिन टिकटें नहीं मिल पा रही है। गदर 2 विदेशों में भी अच्छी कमाई कर रही है। इंडस्ट्री ट्रैकर के मुताबिक फिल्म ने वर्ल्ड वाइज 338.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका और यूके जैसे देशों में फिल्म अच्छी कमाई कर रही है। गदर 2 इस साल की दूसरी सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन गई है। अब इसके आगे सिर्फ शाहरुख खान की फिल्म पठान है। इस साल द केरला स्टोरी जैसी छोटी बजट की फिल्म ने भी काफी अच्छा कारोबार किया था। यह फिल्म 238 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ दूसरे नंबर पे थी। अभी गदर 2 को रिलीज हुए सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ है। इसने इस साल की कई बड़ी फिल्मों को पछाड़ दिया है। तो समाचार में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।